अस्सलामुअलैकुम। हम लोग आज जो करने वाले हैं वो है लैब नंबर 5। इसके अंदर है ये कि इसके अंदर हमारे को हाइपोथेसिस टेस्टिंग की करनी है। ये ब्लैक किया हुआ है। इसमें हम लोग हाइपोथेसिस ही करते हैं टेस्टिंग, लेकिन लास्ट टाइम हमने किया था सिंगल सैंपल ऑफ मीन, इसकी हमने करी थी। लेकिन इस दफ़ा जो है हम लोग करेंगे डबल सैंपल ऑफ मीन की टेस्टिंग करेंगे। इसका मतलब क्या है, हमारे पास दो U1 U2 दो दिए हुए होंगे हमारे पास, सही है। इसकी टेस्टिंग करेंगे। अच्छा, टू पॉपुलेशन सैंपल की टेस्टिंग है। इसके प्रोसीजर क्या होता है? इसका प्रोसीजर जो होता है टू पॉपुलेशन टेस्टिंग का वो कुछ यही तरह होता है। सबसे पहले हम लोग हाइपोथेसिस लिखते हैं। हाइपोथेसिस जो होता है प्रोसीजर, इसका जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग का प्रोसीजर है, उसकी हाइपोथेसिस क्या होती है? नल हाइपोथेसिस। जो पहली नल हाइपोथेसिस होगी वो होती है U1 इज इक्वल्स टू U2। ये पहले के लिए मीन, ये सेकंड मीन, दो मीन टेस्टिंग हो गई। और इसकी अल्टरनेटिव क्या बनेगी? U1 इज नॉट इक्वल्स टू U2, सही है। अब इसकी जो है हम लोग हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए क्या करते हैं, इसको सिर्फ ले आते हैं। ये भी हो सकता है U1 माइनस U2 इज इक्वल्स टू 0, और ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, U1 माइनस U2 इज लेस देन 0। U1 माइनस U2 इज लेस देन 0। U1 माइनस U2 इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है हम लोग μ1 और μ2 की कुछ ना कुछ अपनी सपोज वैल्यू लिखेंगे, सही है। अगर मैं μ1 की वैल्यू 1 सपोज कर रहा हूँ और μ2 की वैल्यू 2 सपोज कर रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ इसमें कि ये देखिए, इसका मतलब जो है यहाँ पे ये हुआ कि μ1 माइनस μ2 इज ग्रेटर देन 0 आ रहा है या लेस देन 0, वो तो अभी बताऊँगा मैं। μ1 जो है 1 है, -2, तो जब मैं इक्वल्स टू लगाऊंगा तो इसका जो होगा -2 आ जाएगा। तो ये वाला केस जो है, ये वाला केस को वेरीफाई कर रहा है कि μ1 माइनस करेंगे μ2 से, इसको मैं कॉरेस्पॉन्डेंस दे रहा हूँ, तो वो उसकी जो वैल्यू आएगी वो 0 से कम है, माइनस में। उसकी अल्टरनेटिव क्या होगा कि μ1 माइनस μ2 इज ग्रेटर देन 0। ये इसकी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ओके। अब हम लोग बात करते हैं इसके अंदर के आगे जाके हाइपोथेसिस टेस्टिंग में सबसे पहले हाइपोथेसिस होती है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हमारे को उसके बाद हम लोग एक चीज़ ये करते हैं, हम लोग जो है टेस्टिंग देखते हैं। टेस्टिंग के अंदर सिग्निफिकेंस देखते हैं, जिसका मतलब आसान सा है, अल्फ़ा की वैल्यू देखते हैं, सही है भाई। अल्फ़ा कैसी है, अल्फ़ा नहीं है, क्या है, ऑर्डर ऑफ सिग्निफिकेंस, सही है। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, अगर नहीं दी हुई होती है तो लगाते हैं, अगर दी हुई होती है तो नहीं लगाते हैं। मोस्टली 5%, सिमिलरली 10 और 15% ली जाती है। हमारे पीछे भी हम देख चुके हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये होता है कि इसके अंदर जो है ना रिजेक्शन, हम लोग इसको देख के करते हैं कि भाई इसकी टी वैल्यू को रिजेक्शन और एक्सेप्ट जो करते हैं हम लोग की टी टेबल की वैल्यू जो होती है। टी टेबल के लिए हम लोग क्या करते हैं, टी टेबल का फॉर्मूला क्या होता है? टी टेबल का जो फॉर्मूला होता है वो बहुत ही आसान है कि टी, मैं इसे छोटे से लिखता हूँ, टी टेबल है ना, अल्फ़ा V1। अब यहाँ पे V1 क्या है? अल्फ़ा की वैल्यू तो आपको पता है, अल्फ़ा की वैल्यू जो होगी वो 0.05 होगी। लेकिन V1 क्या होगा? V1 से क्या मुराद है इसमें? हमने लास्ट टाइम पे जब पढ़ा था तो हम लोग बोलते थे कि V1 जो होता है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, राइट। जब डिग्री ऑफ फ्रीडम से मुराद है V1, और लास्ट सैंपल के अंदर सिर्फ एक ही सैंपल था तो हम लोग -1 लिखते थे उसके अंदर। लेकिन अब क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे इस दफ़ा N1 प्लस N2। हम लोग क्योंकि टोटल n लिख रहे हैं, जब दो आ जाएंगे तो दो लिखेंगे यहाँ पे। अब इसके लिए 1 था तो इसके लिए भी -1 होगा। -1 कितना होता है? -2। तो हम लोग लिख देंगे N1 माइनस N1 प्लस N2
-2, ये हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई इसकी निकालने के लिए। उसके बाद हम लोग का ये होता है कलेक्शन एक्सेप्टेंस रीजन। थोड़े हम लोग बात करते हैं कि हम लोग इसके ऊपर कौन सी प्रिकॉशन, कौन सी एनालिसिस, कौन सी टेस्टिंग इसकी चेक कैसे करेंगे, वेरीफाई कैसे करेंगे कि टेस्टिंग के अंदर कौन सा फॉर्मूला लग रहा है या कौन सी आ रही है। टेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स कहते हैं इसको। टेस्टिंग स्टैट जो हमारी टेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स है वो दो तरह की होती हैं। हमने पहले भी देखा था कल वाले की उसके अंदर। तो कल में हमने देखा था कि आपको पॉपुलेशन वेरिएंस या तो पता हो या नहीं पता हो। हम लोग वही वाली बात करते हैं। नोन पहले कर लेते हैं। नोन स्टैंडर्ड डेविएशन, सही है, ऑफ पॉपुलेशन। उसको हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इससे, राइट। और अगर मैं इसकी वेरिएंस की बात करूं तो इसको इसके स्क्वायर से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर मैं अननोन की बात करूं, अननोन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड वेरिएंस, सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन, उसके बाद वेरिएंस, क्योंकि एक ही चीज़ है ना, अगर स्क्वायर निकल जाए तो पता चल जाता है। अब इसके अंदर क्या होता है कि मोस्टली जो है हमारे पास जो टेस्टिंग आ रही होती है वो इसी में से आएगी, क्योंकि इसके अंदर हम लोग को बहुत कम होता है। लाइक कि हमको 50 क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसके अंदर हम लोग को ये वाला चीज़ इस्तेमाल करनी है, मतलब हमारे को पॉपुलेशन वेरिएंस पता हो। लेकिन ऐसा होता नहीं है, मोस्टली जो है पॉपुलेशन वेरिएंस नहीं पता होता हमारे को। जब नहीं पता होगा हम लोग इसको फर्दर और डिवाइड करेंगे 2 के अंदर। इसमें वही वाली बात होगी कि अगर n1 पहले n1 ग्रेटर देन 30 था, ये वाली बात मैंने करी थी, इक्वल टू 30। लेकिन यहाँ पे दो n1 होंगे, n1 n2 दोनों ही 30 से बड़े होंगे तो हम लोग ये लगाएंगे। उसके बाद n1 और n2 जो है दोनों ही 30 से छोटे होंगे तो हम लोग ये वाला टेस्ट लगाएंगे। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कुछ नहीं सोचेंगे, समझिए यहाँ पे हम लोग z टेस्ट लगा देंगे। लास्ट टाइम z टेस्ट का फॉर्मूला आपको याद है, z टेस्ट का फॉर्मूला क्या था, z इज इक्वल्स टू x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय अंडर रूट स्टैंडर्ड सॉरी s अंडर रूट n का स्क्वायर। याद आया कुछ फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पे जो है x, यहाँ पे x बार 2 है और म्यू भी 2 है। जब दो दो हैं तो हम लोग उसको चेंज कर लेंगे। वो हम लोग क्या करेंगे, z इज इक्वल्स टू x1 माइनस x2, फिर माइनस करेंगे u1 माइनस u2 डिवाइडेड बाय, अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन है ये, सही है लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर मैं इसको स्क्वायर करूँ यहाँ पे और इसको अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ एस अंडर रूट ये, तो फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। मैथमेटिकली ये सेम होगा। कैसे, इसको इससे कटेगा, वापस से स्टैंडर्ड डेविएशन बाहर आ जाएगा, सही है। तो मैं ये करूँगा, मैं क्या करा, इसको मैंने बाहर लिख दिया, अंदर लिख दिया s1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1, क्योंकि n 2 थे हमारे पास, ये 2 तो है, यहाँ पे n होगा तो n1 2 थे, प्लस s2 का होल स्क्वायर n2, सही है। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब इसी तरीके से हम इसकी बात करते हैं। इसके अंदर क्या होगा, अगर ये बराबर होगा तो हम लोग सीधा सीधा z टेस्ट की टेस्टिंग लगा देंगे। यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं z टेस्ट लगा देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग वही दो चीज़ें देखेंगे। पहली चीज़ ये देखेंगे कि ये जो है इन दोनों की वैल्यू ये देखेंगे कि भाई पहला हमारे पास जो पॉपुलेशन वेरिएंस है, मतलब कि एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू, वो सिमिलर है या नहीं है, सॉरी पॉपुलेशन वेरिएंस होता है ना, पॉपुलेशन वेरिएंस से कहते हैं। पॉपुलेशन वेरिएंस जो है वो सेम है, मतलब अगर हमारे पास पॉपुलेशन दी हुई है ए और पॉपुलेशन दी हुई है बी और उसका वेरिएंस दिया हुआ है 3.5 और इसका वेरिएंस दिया हुआ है 3.5, तो हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। अगर इसके अंदर डिफरेंट है, मतलब एक अलग दिया हुआ है एक अलग दिया हुआ है, इसके अंदर हम लोग इसको ये ऐसे लिख सकते हैं ए बी का, तो हम लोग ये वाला टेस्ट लगाएंगे। इसके अंदर क्या होता है, दोनों के दोनों
शुरू जाएंगे, ये जाएंगे नीचे टी टेस्ट पे, सही है। अब टी टेस्ट के फॉर्मूला क्या होता है, टी टेस्ट में जो है हमारे पास फॉर्मूले के अंदर दो चीज़ें हैं, टी इज इक्वल्स टू, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, टी इज इक्वल्स टू एक्स माइनस म्यू वन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन अंडर रूट एन स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे हमारे पास वापस से एक्स दो हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। इसके अंदर हम लोग एक्स वन माइनस एक्स टू माइनस अब यू वन माइनस यू टू। अब इसको जो है अगर मैं बात करूँ यू वन, ये जो यू वन माइनस यू टू मैंने लिखा है, इसको मैं एक चीज़ कह सकता हूँ, इसको मैं डी ओ भी लिख सकता हूँ। मैंने इसको नाम दे दिया, अगर मैं नाम देना चाहूँ तो मैं किसी भी चीज़ को नाम दे सकता हूँ ना, तो मैं नाम दे दिया इसको, मैं डी वन माइनस डी टू को अगली दफ़ा ये लिखूँगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन लेंगे अंडर रूट में 1/n1 प्लस 1/n2, ये लिख देंगे। अब हमें ये तो पता नहीं है ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला भी चाहिए हमें, राइट। इसका फॉर्मूला जो होता है वो एच पी स्क्वायर का उसका फॉर्मूला ये होता है n-1 s1 का होल स्क्वायर प्लस n माइनस, मतलब n1 के लिए होगा ना ये n2 माइनस 1 s2 का होल स्क्वायर, डिवाइड में क्या आएगा, डिवाइड में n1 प्लस n2, ठीक है। ये अगर ये इसको थोड़ा कंपेयर करूँ तो मैं ये वेरियंस का ही फार्मूला है। वेरियंस के अंदर क्या होता है, एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस वन, कुछ याद है इसकी तरह। इसी तरीके से यही फार्मूला इसको कंपेयरिंग में आ रहा है। अब हम लोग आगे बात करते हैं। आगे ये है कि ये तो फॉर्मूले से हमको पता चल जाएगा कौन सा टेस्ट इस्तेमाल करना है। टेस्ट क्या करना है, कि डेटा जो है छोटा हो 30 से, तो सेट टी टेस्ट कौन सा, टी डेटा ग्रेटर देन 30 जेड टेस्ट, सही है। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग जो है क्रिटिकल रीजन बनाएंगे। क्रिटिकल रीजन आपको पता है हर किसी को कैसे बनाते हैं। क्रिटिकल रीजन जो है हम लोग जैसे टर्बुलेंट फॉर्म बनाते हैं, जब अगर इजिकल्स टू ऐसे आता है, मतलब ये ऐसे करके होता है तो दोनों तरफ लाइनें खींचते हैं। अगर ये ग्रेटर देन होता है तो सिर्फ इस तरफ लाइन आएगी। ग्रेटर देन की लाइन बना देता हूँ मैं दूसरे पेन से। अगर मैं ग्रेटर देन की बात कर रहा हूँ तो ग्रेटर देन में ब्लैक से लिख रहा हूँ, ग्रेटर देन में ये हमारी लाइन आएगी। अगर मैं लेस देन की बात कर रहा हूँ, जो कि रेड से लिख रहा हूँ मैं, लेस देन के लिए यहाँ पे लाइन आएगी, ये हमको याद रखना है। उसके बाद क्या करता हूँ, उसके बाद हम लोग क्रिटिकल रीजन में वैल्यू लाया करते हैं, जो कि टी टेबल की वैल्यू हमेशा यहाँ पे होती है। उसके बाद हम लोग जो कैलकुलेटेड वैल्यू होती है, यहाँ पे ज़ीरो होता है, कैलकुलेटेड वैल्यू जो होती है टी की या जेड की, वो हम लोग इस पूरी एरिया के अंदर ढूंढते हैं। उसके बाद हम लोग जो है कंक्लूजन दे देते हैं। कंक्लूजन से मुराद ये है कि भाई अगर ये वैल्यू एक्सेप्ट होगी या रिजेक्ट होगी। रिजेक्ट कब होगी, जब वो क्रिटिकल रीजन के अंदर लाई कर रही होगी तो वो रिजेक्ट हो जाएगी। अगर वो क्रिटिकल रीजन से बाहर है, आउटसाइड है, तो हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे इसको। अब इसको देखने के लिए हम लोग तो इसे एग्जाम्पल कर लेते हैं कुछ। पहला एग्जाम्पल है 10.28 एग्जाम्पल है ये। इसका हम लोग डेटा बनाते हैं। लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू केमिकल सो एंड सो फाइबर वाटर एब्सोल्यूट द एब्सोल्यूट ऑफ 25 लैम। मैंने कहा था हमेशा ऐसी चीज़ देखते हैं, ऐसा सैंपल देखते हैं जिसके अंदर हमारे पास सारा का सारा वैल्यूज़ या दी हुई हों। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 25। ये सैंपल है। सैंपल मैंने कहा था छोटे एन से रिप्रेजेंट होता है। आपने एक एन की वैल्यू डाल दी तो ये n1 होगा। A sample of this of cotton was to be found 50 with a standard deviation selected. However, the naval person absentee of random selected sample cotton was found to be 20. जब मैं बोल रहा हूँ 20,
नॉर्मल जो है डिस्ट्रीब्यूशन में 20 है, तो मैं बोलूँगा एक्स बार बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब ये है कि एस की वैल्यू है कितनी 1.5। जब ये 1.5 स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू है तो मैं ये लिख दूँगा। उसके बाद क्या है, दूसरी चीज़ लिखी है, यस ये N2 में लिखा हुआ है कि 1.5 ये रहा, 25 वापस से आ रहा है, वापस से ये आ रहा है 20 ये रहा, बल्कि 12 है, राइट। लिखा हुआ है N इज इक्वल्स टू 25 एक्स बार, वापस से ये आ रहा है एवरेज जो है 12, और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है इसको मैं वापस से S2 से रिप्रेजेंट करूँगा, वो है 1.25। फिर क्या बोल रहा है, फिर ये बोल रहा है कि इज देयर एनी स्ट्रॉन्ग एविडेंस दैट द पॉपुलेशन मीन परसेंटेज absorbency ऑफ फॉर कॉटन इज सिग्निफिकेंट हायर। ये बोल रहा है जो कॉटन की है वो बड़ी है सेकंड से, सही है। ये क्वेश्चन में बोला है, तो उसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से यहाँ पे डेटा बनेगा। उसके बाद ये क्या बोल रहा है, उसके बाद आगे ये बोल रहा है assume that the population this variance in the and the population variance in the percent to 5 by the same। ये बोल रहा है कि पॉपुलेशन वेरिएंस जो है ये दोनों की सेम है। जब मैंने कहा था पॉपुलेशन वेरिएंस जब सेम है और अल्फा की वैल्यू इसने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की 0.05। अब हम लोग सबसे पहले टेस्टिंग हाइपोथेसिस लिखते हैं, जो कि इसकी सोल्यूशन में लिखेंगे। एच नॉट हमारे पास क्या हो जाएगा, एच नॉट जैसे कि इसने बताया कि U1 इज ग्रेटर देन, अच्छा ये पूछ रहा है assume the population of so and so, ये लिखा हुआ यस। हम लोग को चेक करना है कि फाइबर की जो मतलब सिग्निफिकेंटली हायर है। जब ये हायर होगी तो मैं नल क्या बोलूँगा, ये हायर नहीं है। नल में तो ये बोलूँगा, वो बोल रहा है कि हायर है, ये चेक करो। चेक क्या करनी है मुझे, चेक करने वाली बात जो होती है हमेशा हमारे पास अल्टरनेटिव कहलाती है। अल्टरनेटिव को चेक करते हैं, नल को चेक नहीं करते। तो बोल रहा है चेक अल्टरनेटिव करो जो कि हायर है, तो मैं लिखूँगा कि U1 इज़ ग्रेटर देन U2। ये वाली बात हो गई। ये मैंने कैसे किया, मैंने बोला, उसने यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हायर देन मीन एक्सीलेंट एब्जॉर्बेंसी ऑफ कॉटन इज सिग्निफिकेंट हायर, पॉपुलेशन मीन की जो है बड़ी है। ये चेक करने को बोला, जब वो चेक करने का बोल रहा है तो मतलब ये है वो मेरे को जो है हाइपोथेसिस अल्टरनेटिव चेक करने का बोल रहा है, तो मैं उसके उलट जाऊंगा, जो कि नल हाइपोथेसिस होगी तो मैं उसके बैक का साइन लगाऊंगा। अब बोला है अल्फ़ा की वैल्यू 0.05 है, इसके अंदर अल्फ़ा को डिवाइड बाई 2 करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्फ़ा डिवाइड बाई 2 जब होता है जब दोनों के अंदर दो जगह पे ग्राफ बन रहे होते हैं, शायद लास्ट में बता चुका था। हम लोग देखेंगे टेस्टिंग हाइपोथेसिस या कैलकुलेशन। अब हम लोग सबसे पहले जब कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इसके यहाँ देखिए कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, सही है। सबसे पहले अगर हम फॉर्मूला ग्राफ के हिसाब से जाएँ, कहाँ गया ये रहा। ग्राफ में बोल रहा है कि अब आपको पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन का पता है, ये तो पता ही नहीं है हमें इसमें, सही है। तो हम लोग इसके साथ जाएंगे अननोन है। अब वो अननोन क्या देखेंगे, डेटा जो है बड़ा है या छोटा है। हमने देखा दोनों की वैल्यू 25 है दोनों, तो ये वाला लगेगा, सही है, टी वेरिएंस के बाद। उसके बाद आपने कौन सा लगाना है टी पॉपुलेशन टेस्टिंग के लिए, कि आपकी जो वैल्यू है वो पॉपुलेशन उसके इक्वल है या नहीं है। जब इक्वल है तो हम लोग यहाँ वाले पे जाएंगे टी टेस्ट। तो इससे हमको पता चला तो जो हमारी वैल्यू है या फिर हमारे को टेस्टिंग करनी है वो टी टेस्ट की है, सही है। अब इसी बात को आप इंग्लिश में चाहें तो लिख सकते हैं कि भाई वैल्यू जो है एन की वो 30 से स्मॉल है, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इस अननोन है। तो हम लोग टी टेस्ट इस्तेमाल करेंगे, उसको आप लिख सकते हैं। तो टी टेस्ट की वैल्यू जो होती है, मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया कि -x2 माइनस का U1 माइनस का U2 अंडर रूट में SP 1/N1, उसके बाद प्लस का 1/N2।
हमें स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे चाहिए, ये नहीं पता, बाकी सब कुछ पता है हमें, ऊपर डेटा में। तो पहले हम लोग एस पी निकालेंगे। एस पी का फॉर्मूला तो हमें नहीं पता, लेकिन एस पी स्क्वायर का फॉर्मूला हमें पता है, जो कि था n-1 S1 का स्क्वायर प्लस n-2 सॉरी n2 -1 S2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 -2। अगर मैं इसकी वैल्यूज़ डालना शुरू करूँ तो वैल्यूज़ में जब डालूंगा तो मेरे पास आ जाएगी 25 -1 एस स्क्वायर हमारे को दिया हुआ है 1.5, उसका माइनस करूँगा प्लस करूँगा 25 -1 और दूसरे का दिया हुआ है 1.25 और अच्छा ये क्या दिया हुआ था, ये हम लोग को स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, वेरिएंस दिया हुआ है, यस मैं भूल गया था, ये हम लोग को स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा हम लोग को, राइट। अगर मैं इसका वेरिएंस निकालना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे जो है 1.5 पे भी स्क्वायर लगा रहा हूँ, उस पर भी लगा रहा हूँ, बाद में स्क्वायर ले सकता हूँ ना इस पर। फिर इसको जो है अपॉन में लिखूँगा मैं, अपॉन में n1 25 प्लस 25 -2। इसको अगर मैं पूरा कैलकुलेटर में डालूँ तो मेरे पास एस पी स्क्वायर की कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी। जब ये जो भी वैल्यू आएगी वो मेरे पास आ रही है 1.906, राइट। अब मेरे क्या करना है, एस पी स्क्वायर की वैल्यू आ गई है मेरे पास, सॉरी एस पी स्क्वायर की वैल्यू आ गई है। अगर मैं दोनों तरफ अंडर रूट लगाऊँ एस पी स्क्वायर के अंदर और यहाँ पे, तो मेरे पास एस पी की वैल्यू आ जाएगी, जो कि मेरे पास आ जाएगी 1.380, राइट। ये हमारे पास कुछ ना कुछ वैल्यू आ गई एस पी की। अब जब मेरे पास एस पी की वैल्यू आ चुकी है डेटा से, तो मैं जो एस पी की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली है इसमें डाल सकता हूँ। मैं क्या किया, मैंने वापस से किया t=2, अब मैं डायरेक्ट उसकी वैल्यू डालता रहता हूँ, मतलब x की वैल्यू। x1 कितना था हमारे पास, x1 था हमारे पास 25 -25, x2 भी 25 है ना। अब ये तो ज़ीरो हो जाएगा, सीधी सीधी बात है, x1 -x5 ये ज़ीरो हो गया, तो मैं लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, बल्कि लिख देता हूँ ज़ीरो। फिर माइनस u1 -u2, u1 जो है पहले वाले का 20 था, दूसरे वाले का 12 है, तो मैं लिख दूंगा 20 -12 डिवाइड में एस पी की वैल्यू में लिख दूंगा 1.380 अंडर रूट 1/n1 कितना है 25 प्लस 1/n2 25, सही है। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो मेरे पास कुछ वैल्यू आ रही है 40.485, क्योंकि मेरे पास कैलकुलेटेड वैल्यू कहलाएगी, राइट। जब ये कैलकुलेटेड वैल्यू कहलाएगी तो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर कैलकुलेटेड वैल्यू के अंदर अब मैं बनाऊंगा क्रिटिकल रीजन, और क्रिटिकल रीजन से मैं टेबल की वैल्यू निकालूंगा, टी टेबल की। टी टेबल की वैल्यू निकालने के लिए मुझे अल्फ़ा चाहिए और वी1 चाहिए। अल्फ़ा की वैल्यू मेरे को पता है 0.05। वी1 की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, वी1 जो होता है n1 प्लस n2 -2 के बराबर होता है। तो n1 माइनस n2 ये मेरे पास 48 आ रहा है, कैसे 25 प्लस 25 50 होता है, -2 48 होता है, तो मैंने निकाल दिया 48। अब मैं ग्राफ पे जा रहा हूँ, मैं गया दूसरे वाले पे, यहाँ पे अब मैं ग्राफ पे ढूंढना शुरू, मैंने क्या किया, यस मैंने देखा 0.05 का ग्राफ है, ये होता है v1, ये होता है v2। अगर मैंने v1 देखना है, पहले मेरे को देखना है तो एफ टेस्ट से v1 v2, तो मेरे को क्या निकालना था, ये टी टेस्ट निकालना था ना। ये देखिए मुझे मिल गया है टी टेबल। अब मुझे क्या करना है, 0.05 की लाइन देखनी है। अब मेरे को पहले देखना है वन टेल टेस्ट से टू टेल टेस्ट से। टू टेल का मतलब होता है, इसको डिफाइन कर देता हूँ मैं, जब ये वाली बात होती है तो उसकी दो टेल बनती है, इसको कहते हैं टू टेल। जब ये वाली बात होती है तो उसकी या तो इधर टेल बनती है या तो दूसरी जगह पे टेल बनती है, जो कि अपने राइट साइड पे होगी। जब इन दोनों में से एक जगह पे टेल बन रही है तो मैं बोलूँगा वन टेल टेस्ट, ये दोनों होते हैं वन टेल टेस्ट। तो जब ये वन टेल और टू टेल टेस्ट जो होता है हम लोग को देख लिया, हम लोग को वन टेल लगाना है तो हमने वन टेल पे चलेगा। अब मेरे को क्या देखना है, 0.05 की वैल्यू। 0.05 जो है ये इस वाले पे आ रहा है, जो कि वाली लाइन में है यहाँ से। अगर मैंने 0.05 की वैल्यू देखना शुरू करी तो यहाँ पे मैं नीचे जाऊँगा
और मेरे को देखना है 48। मेरे को 48 तो नहीं मिल रहा, लेकिन मेरे को 40 मिल गया, करीब करीब मिल गया। तो मैं 40 से वैल्यू जो है इसकी देखूँगा। 40 की वैल्यू जो मेरे पास आ रही है वो अराउंड आ रही है 1.67। आई थिंक 40 की वैल्यू 1.6, यस 1.684 आ रही है। क्या आ रही है? 1.684, सही है। 1.864 मेरे पास टेबल की वैल्यू आ गई। जब ये टेबल की वैल्यू मेरे पास आ गई है तो मैं अब क्रिटिकल रीजन बना सकता हूँ। क्रिटिकल रीजन कैसे बनाऊँगा मैं? वापस से मैं ये डायग्राम बनाऊँगा, एक तरफ ये करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा 1.684 टेबल वैल्यू। अब मैं ज़ीरो लगाऊँगा यहाँ पे और मैं ढूंढना शुरू करूँगा। मैं क्या ढूंढना शुरू करूँगा? टी कैलकुलेटेड यहाँ पे किस जगह लाया करेगा। मैंने देखा टी कैलकुलेटेड मेरे पास 20.487 है, तो वो तो ये कहीं दूर जाके यहाँ पे आके 20.487 पे लैंड करेगा। तो मैं बोलूँगा इसकी कंक्लूजन में दो तरह से वापस से कंक्लूजन दे सकते हैं, एक वैल्यू से और दूसरा जो है सादे से। वैल्यू कंक्लूजन में कैसे बोलूँगा कि टी कैलकुलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन टी टेबल वैल्यू, टी टेबल वैल्यू वी विल रिजेक्ट। दूसरी मैं बात क्या कह सकता हूँ? मैं ये भी कह सकता हूँ सिंस द कैलकुलेटेड वैल्यू lies inside the critical region, we will reject the hypothesis। सही है, ये वाली बात मैं कह सकता हूँ। ओके, अब कर लेते हैं आई थिंक एक और क्वेश्चन, जिसके अंदर है क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 10.29। तो मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करूँगा जल्दी जल्दी ताकि हो जाए जल्दी से सॉल्व। अब हम लोग ये पढ़ना शुरू करूँगा तो बोल रहा है कि पास एक्सपीरियंस है, स्टैंडर्ड है, नॉर्मल वेरिएबल है, रैंडम मीन है, टेस्टिंग है, 35 मिनट्स हैं। ये पहली बात को कह रहा है। उसके बाद बोल रहा है इफ़ 35 और मोर सैम्पल इज़ रिक्वायर्ड। आई थिंक सिंगल मीन की टेस्टिंग है, डबल मीन का नहीं है। डबल मीन का निकाल, यस। इंस्टेड ऑफ 29 30 देख लें, 30 जो है डबल मीन वाला है। डबल मीन की टेस्टिंग के लिए हम लोग को डबल वाला चाहिए होगा, डबल मीन पढ़ लें। पहला लिखा हुआ है रैंडम सैंपल ऑफ N1, यहाँ पे दिया हुआ है 25 इज टेकन फ्रॉम अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद अ स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है ये, जो कि है 21। अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन में किससे ट्रायल करूँगा? इस नॉर्मल इज टेकन फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन विद अ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड द मीन ऑफ 35, सही है। सेकेंड रैंडम सैंपल ऑफ N2 N36 is taken from a different normal population. Standard deviation 33 has the mean of test the hypothesis that human is alternate, yes। अब सबसे पहले तो उसका डेटा बना देते हैं। डेटा बनाने के लिए हम लोग वही वाली बात करेंगे। ये बोल रहा है कि एक रैंडम नंबर का सैंपल लिया गया है जिसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, जिसको हम लोग बोलेंगे ST, वो किसके इक्वल है? वो इक्वल है आई थिंक 5.2 के इक्वल है। इसका जो मीन है वो है 81 के इक्वल। और N2 की बात कर रहा है कि N2 का जो है 36 है। इसका जो S2 है, मैं S1 और S2 लिख देता हूँ हमने, क्योंकि S1 S2 सही रहेगा। ये S1 है, ये S2 जो है इसका 3.4 है। उसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं, X2 जो है, X1 और X2 76 है। बाकी ये बोल रहा ये है कि ये करो कि ये जो है U1 U2 के इक्वल है या फिर U1 U2 के इक्वल नहीं है। ये तो बड़ी आसान सी है आई थिंक। मैं देखा जाए तो सबसे पहले मैं हाइपोथेसिस बनाऊंगा, जो कि हो जाएगी पहली सादी हाइपोथेसिस। क्या है? नहीं,
अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं कि हाइपोथेसिस लिखना है ना। नल हाइपोथेसिस हमें पता है, बता दिया क्वेश्चन में, इज इक्वल टू यू टू। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी हमें बता दी है, यू वन इज नॉट इक्वल टू यू टू। अब इसमें अल्फ़ा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस नहीं बताया, तो अगर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस नहीं बताया तो अल्फ़ा हम लोग हमेशा कम से कम लेंगे। अल्फ़ा की वैल्यू 0.05 ले लेते हैं, तो ये ले ली। और उसके बाद हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई हमको क्या नाम है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन है दोनों, सही है। पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे कि भाई टी टेस्ट इस्तेमाल करेंगे, सही है। हम लोग कैसे पता चला, हम लोग क्वेश्चन में जाते हैं वापस से, वो दूसरे वाले के अंदर, या पूरा का पूरा ये वाला हम लोग को नहीं कर सकते क्योंकि ये हमको पता ही नहीं, हमने यहाँ पे आ गए पहली बात तो। उसके बाद हम लोग बोलेंगे N1 या N2 क्या बड़ा है छोटा है, हमने देखा N1 N2 जो है छोटा है N से, तो हम लोग टी टेस्ट पे आ गए। अब पॉपुलेशन इक्वल है या अनइक्वल है, अनइक्वल है, इक्वल है, ये तो हम लोग को स्टैंड ऐसे दिख रहा है कि अनइक्वल है जब भी हम लोग टी टेस्ट इस्तेमाल करते हैं। अगर हम लोग इसको देख सकते हैं, हमें अंदाज़ा हो रहा है कि टी टेस्ट इस्तेमाल करना है, हम लोग जो है टी टेस्ट इस्तेमाल करेंगे। इसको आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, लेकिन मैं लिख रहा नहीं हूँ। तो हमें टी टेस्ट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि है x1 माइनस x2 माइनस u1 माइनस u2 डिवाइडेड बाय एस पी अंडर रूट 1/n1 प्लस 1/n2। मैं इसको जो है एस पी हमें नहीं पता, तो हम लोग एस पी निकालेंगे। एस पी का फॉर्मूला नहीं पता, इसका पता है, लेकिन n-1 s1 का स्क्वायर प्लस n-2 - 1 s2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। अब मैं अगर इस तरफ भी रूट लगा दूँ उस तरफ भी लगा दूँ तो मैं कह सकता हूँ कि डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, थोड़ा सा एस पी अंडर रूट में ये सारा का सारा फॉर्मूला आ जाएगा। n1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, n1 की वैल्यू है 25 और n2 की वैल्यू है हमारे पास 36। तो मैं बोलूँगा 25 और -1, इसका कितनी वैल्यू है मेरे पास है 5.2, लेकिन इसका स्क्वायर है, करना पड़ेगा। फिर प्लस का 36 - 1 की वैल्यू जो है 3.4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय, मैं करूँगा 25 प्लस 36 - 2, और जो इसकी वैल्यू आ रही है वो अराउंड 4.225 आ रही है। ये मेरे पास आ गई। अब मैं क्या करूँगा, इसकी जो वैल्यू है टी टेबल टी वाली के अंदर पुट करूँगा, तो टी के अंदर आ जाएगा मेरे पास x1 माइनस x2, मेरे पास आ गया है 81 माइनस 76 माइनस u1 माइनस u2। u1 जो है मेरे पास मीन, अब इस पे जो है u1 माइनस u2, वो तो मैं इसके हिसाब से देखा जाए तो u1 माइनस u2 क्यों अलग अलग था, क्योंकि ये हमारे को दिया हुआ था आई थिंक, कहाँ पे गया ये वाला, इसमें कहाँ लिखा हुआ है, अच्छा u1 माइनस। देखें इसमें मसला ये है कि जब अगर मैं u1 इज इक्वल्स टू u2 है, तो मैं कह सकता हूँ कि दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये ज़ीरो दे देगा, है ना। डिवाइडेड बाय इसकी जो नीचे आता था वो एक्स टी टेस्ट के अंदर वो था एस पी, मतलब ये जो वैल्यू है जो मेरे पास आई है 14.225 अंडर रूट में 1/n1, जो कि मेरे पास 80 नहीं 25 प्लस 1/, दूसरा क्या है, दूसरा है 36। इसकी मैं वैल्यू टोटल कैलकुलेट करूँगा, टोटल कैलकुलेट मेरे पास करने पे आ रही है 4.545, ये मेरे पास कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई। फिर मैं क्रिटिकल रीजन वापस से बनाऊंगा, टी टेबल की वैल्यू लूँगा जिसके अंदर अल्फ़ा की वैल्यू है मेरे पास 0.05, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 25 प्लस 36 - 2, ये v1 की वैल्यू है। v1 जो मेरे पास आ रहा है वो अराउंड 59 आ रहा है, यस 59 मेरे पास आ रहा है। अब मैंने एक चीज़ गौर करी कि जब मैंने कहा था कि ये 2 टेल टेस्ट है, तो उसके अंदर अल्फ़ा की वैल्यू डिवाइड बाई 2 करेंगे, अल्फ़ा डिवाइड बाई 2 करूँ और मैं 59 लिख दूँ, तो टोटल जो हमको देखनी है अल्फ़ा जो है 0.025 59 में ढूंढनी है। अब मैं टी टेबल पे जाता हूँ, 0.025 और 59, 0.0
0.025 पे देखेंगे। 0.025 इस वाले लाइन पे है। टू टेल टेस्ट के लिए 0.025 जो है ये वाला लेंगे 0.025 और 59 मतलब 60 ले लूँगा। अगर मैं 60 लूँगा तो ये वाली वैल्यू है 0.0, ये वाली मैं देखते हुए जा रहा हूँ 0.2 टेल टेस्ट के लिए ये वाली कुछ है अराउंड ये ये वाली है 0.025 के अंदर। यस 2.390 वैल्यू आ रही है इसकी, जो कि है यहाँ पे आई थिंक। मैं इसके लिए 2.390 ये वैल्यू ले ली मैंने इसकी। अब मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ। ग्राफ के अंदर मैं इसी तरीके से बनाऊँगा, दोनों तरफ खींचूँगा। पहले यहाँ पे भी माइनस का 2.390 फिर प्लस का 2.390। अब अगर मैं इसके अंदर ज़ीरो की वैल्यू ढूंढना शुरू करूँ टी की, तो मैं बोलूँगा वो फोल की ये कुछ वैल्यू थी 4.13 आई थिंक 4.5 थी, सॉरी 4.5 थी। तो वो वैल्यू कम से कम यहाँ पे लाई करेगी, तो मैं बोलूँगा इसको भी रिजेक्ट कर दूँगा मैं इसको। सही है, ये हो गई आई थिंक 2 लैब कंप्लीट। अब मैं बाकी क्वेश्चंस तो नहीं करवा रहा, लेकिन आसान ही है, सारे के सारे सेम क्वेश्चन है 5 लैब के अंदर। कोई अलग क्वेश्चन नहीं है रिजेक्टिंग या एक्सेप्टिंग क्या। आई थिंक ये सारे के सारे सेम क्वेश्चन हैं। 17.2 17.5 सेम ही है, ये भी सेम है। जे डॉट पी की वैल्यू नहीं, डी डॉट एस की वैल्यू इसके अंदर जो है पॉपुलेशन प्रोपोर्शन टेस्टिंग है आई थिंक सेम है। ये भी सेम है। Z1 Z2 की वैल्यू सारी की सारी वैल्यू सेम है। चलें ओके, अल्लाह हाफिज़।